अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला आज इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस क्लब में पहुंचकर प्रेस वार्ता ली। जहां पर मीडिया से चर्चा के दौरान सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा जातिगत जनगणना की घोर विरोधी है। वहीं पर पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर उन्होंने इस दौरान जमकर निशाना भी साधा है। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने यहां पर कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती है कि ओबीसी और पिछड़ा वर्ग का अधिकार उन्हें मिले। वहीं पर सुरजेवाला ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर उन्होंने इस दौरान तीखे वार किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी व भाजपा जातिगत जनगणना का घोर विरोधी है, ओबीसी का भी वह विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद में समूची भाजपा को साफ सुन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि ओबीसी व पिछड़ों को उनका अधिकार मिले। सुरजेवाला ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है और कांग्रेस की सरकार बनना अब तय है। वहीं पर कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि धार मोहनखेड़ा में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की आम सभा होने वाली है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि एक अच्छा माहौल है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आए दिन दिए जा रहे बयानों को लेकर सुरजेवाला ने विजयवर्गीय को लेकर कहा है कि उलूल जुलूल बयान वह देते रहते हैं। उन्हें बंगाल और दिल्ली ने नकार दिया है और अब इंदौर की जनता भी चुनाव में उन्हें खारिज कर देगी। आज एक विशेष महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातिगत जनगणना का विरोध ओबीसी समाज से विशेष तौर और गरीबों से घोर अन्याय है और भाजपा का ओबीसी विरोधी डीएनए जातिगत जनगणना के विरोध के साथ बेनकाब हुआ है। ये दो विषय हैं जिन पर मैं संक्षिप्त में आपसे बात करूंगा। जी आएंगी तो एक नया संदेश, एक नई राजनीति के शुरुआत की एक नया अध्याय लिखने के लिए मेरा आप सबसे भी अनुरोध है। इंदौर का मीडिया, मैं मानता हूं भोपाल इंदौर में हमारे लिए कम से कम कोई अंतर नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब आएंगे तो उनका संदेश प्रेषित करने में हमें मदद मिलेगी। तो हम सब की ओर से मैं ये सादर अनुरोध भी आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मैं सीखा है कि हालांकि मैं नहीं मानता कि एससी की आबादी 16.6 है और फिर एसटी का चार्ट है। अफसरशाही जो है, नौकरियां जो हैं, बड़ी नौकरियां हैं, जो सचिवगण जिनकी राहुल गांधी जी बात करते हैं, वहां ओबीसी की आबादी 52% और ओबीसी की हिस्सेदारी 16.8%, तो लगभग 15 और 16 के बीच में होवर करती है। ये बात कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट से साबित होती है। तीसरा हिस्सा, आज भी भारत सरकार के पदों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कोई नौकरियां लगाते ही नहीं, वो तो सब लिटिगेशन में रहती हैं या बेच दी जाती हैं। भारत सरकार की नौकरियों में आज भी 2,65,000 ओबीसी के पद खाली पड़े और केंद्रीय पीएसयू में तो अब ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण समाप्त हो रहा है, क्योंकि सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं और जहां विनिवेश हो जाएगा वहां आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। चौथा हिस्सा, जो देश के उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें भी ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षित पद खाली पड़े हैं, यानी जानबूझकर भरे नहीं जा रहे ताकि गरीबों को उनकी हिस्सेदारी से वंचित किया जा सके। देश में आज उदाहरण दूं तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और हमने उसका डेटा देखने की कोशिश की। 9 साल की मोदी सरकार में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी वर्ग के 46% पद खाली पड़े हैं, यानी नौकरी ही नहीं दी। एससी समाज के 37% पद खाली पड़े हैं, एससी वर्गों के, और अनुसूचित जनजाति के 44% पद खाली पड़े। पांचवा हिस्सा, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया।
2003 में माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। सरकार बदल गई, 17 साल तक वो आरक्षण अदालत में टंगा रहा। 17 साल तक अगर किसी सरकार की मंशा ठीक होती तो वो दुरुस्त हो जाता। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो खत्म हो गया, बढ़ा हुआ आरक्षण। 2019 में श्री कमलनाथ के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार आई। वो आरक्षण फिर 14% से बढ़कर 27% हो गया। हमने किया। जुलाई 2019 में कांग्रेस की सरकार ने कानून पारित करके उस आरक्षण को कानूनी अमली जामा पहना दिया कि अब पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलेगा। वो भी जाकर अदालत में टंग गया। और 18 अगस्त 2020 को शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में यह बयान दिया कि 14% ही लागू करिए, 13% को छोड़ दीजिए। बाद में अब चुनाव के आसपास उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की, पर उसका लाभ कोई नहीं हुआ। हम इस बात के लिए तो वचनबद्ध हैं ही कि 27% आरक्षण हम देंगे। पर ये 5 मोटी बातें जो मैंने आपके समक्ष रखी, ये भाजपा के जातिगत जनगणना और ओबीसी विरोध को दर्शाता है, जो उनके डीएनए में है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनका संपूर्ण हक मिले। और इसीलिए वोट की चोट से मध्य प्रदेश के लोग इस चुनाव में, पहले विधानसभा में और फिर लोकसभा में, उनको इस बात की सजा देंगे ताकि अगली कांग्रेस की सरकार इसका क्रियान्वयन कर सके। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सवाल पूछने की। सर, आपने जो ओबीसी का बताया कि दिल्ली में मंत्रालय में कितने पदों पे लोग आज काबिज हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जब आपकी सरकार थी तो जब कितने लोग थे? दूसरा, 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी, आपने की थी, आपकी सरकार ने की थी, 14 तक आप थे। क्या कारण था कि उसको आपने सार्वजनिक पटल पे नहीं लाया? जी महेश भाई, दोनों सवालों के लिए साधुवाद। पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। बाकायदा व्यापक चर्चा संसद के पटल पर 2010 और 11 में हुई। बाई चांस मेरे पास वो प्रोसीडिंग या नहीं, मैंने वो सारी प्रोसीडिंग पढ़ी। उस समय लोकसभा में सदन के नेता थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब और हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी। ये 3 तथ्य महत्वपूर्ण है। भैया यहाँ बीच में मत चलिए, इससे उनको खलल पड़ता है कैमरा के साथ ही। उस व्यापक ये चर्चा लगभग 1 हफ्ता चली और उसके बाद सरदार मनमोहन सिंह जी ने, प्रणब मुखर्जी साहब ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस के सब साथियों ने मिलकर यह निर्णय किया कि हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना करवाएंगे। यह पहला ऐतिहासिक निर्णय था कांग्रेस का। और इसके लिए 2 विभागों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई ताकि यह जल्दी हो सके। एक विभाग के मंत्री थे श्री मुकुल वासनिक जी, जो आपके पड़ोस में महाराष्ट्र से आते हैं, और एक विभाग की मंत्री थी जो दलितों की बहुत बड़ी नेत्री हैं, पड़ोस के राज्य की इस समय प्रभारी भी हैं, वो थी कुमारी शैलजा जी। ये सेंसस 2013 में कंप्लीट हो गया एंड में। आपको मालूम है कोई भी सेंसस होगा उसके बाद उसे कंपाइलेशन किया जाएगा, और इसका कंपाइलेशन हो रहा था जब चुनाव हो गए। 2014 से 2023 आ गया। इस बीच में 2 बार उनके मंत्रियों ने बाकायदा प्रेस वार्ता की दिल्ली में, पीआईबी में, पर आज तक वो सेंसस रिलीज नहीं किया। सारा पूरे हिंदुस्तान की जातिगत जनगणना का सेंसस मोदी जी के पास है। कांग्रेस पार्टी ने यह करवाया था
करवाकर वो कागजात माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। सर, मैं आता हूं। दुर्भाग्य से मोदी जी और उनकी सरकार का यानी भाजपा का यह कहना है कि हम उस सेंसस को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा यह पूछना है इस देश के एक नागरिक के तौर पर भाजपाइयों से, जब आपके पास पूरा देश का जातिगत जनगणना का डेटा है तो भाजपाई उसे रिलीज क्यों नहीं करते? दूसरा सर, पहले सवाल का जवाब, लास्ट मेजर रिक्रूटमेंट सरदार मनमोहन सिंह जी ने की थी। कुछ पद रिटायरमेंट प्रक्रिया की वजह से खाली होंगे, मेरे पास हेडी डेटा नहीं है। इस समय पर 9,76,000 पद खाली पड़े भारत सरकार में, जो कभी नहीं हुआ। इस देश के 75 साल के इतिहास में भारत सरकार में 10 लाख लगभग समझ लीजिए, क्योंकि इतनी देर में कोई और रिटायरमेंट भी आ गई होंगी, 10 लाख पद कभी खाली नहीं रहे। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख नौकरियां खाली रहती हैं क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। यह दर्शाता है मोदी जी सरकार को जानबूझकर, ताकि तनख्वाह ना देनी पड़े और आरक्षित वर्गों को या गरीबों को या नौजवानों को, सामान्य गरीब वर्गों के या सामान्य गुणी नौजवानों को भी नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए इन पदों को भर नहीं रहे। सर,